सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं विश्व का पहला संविधान, जिसे हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। मनुस्मृति की रचना महर्षि मनु ने सृष्टि के आरंभ में किया था। इस ग्रंथ की रचना करने का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, जिसके तहत मानव धर्म, न्याय, अन्याय, राजधर्म और बहुत सारे नियम होते हैं, जिससे कि किसी भी राष्ट्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अति आवश्यक होता है। तो उस काल में कोई विधान नहीं होने के कारण महर्षि मनु ने मनुस्मृति की रचना की और इस राष्ट्र को एक विधान के रूप में संविधान प्रस्तुत किया, जो कि विश्व का पहला संविधान होने का गौरव प्राप्त है। आइए इसी मनुस्मृति के बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक मनुस्मृति का अध्ययन करेंगे। दरअसल मनुस्मृति का प्रथम अध्याय पूरा का पूरा भूमिका में निकल गया है। पूरा का पूरा एक अध्याय मनुस्मृति की भूमिका ही है। तो इस भूमिका का 3 भाग हम इससे पूर्व प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम चौथे भाग का पाठ करेंगे। आइए विलंब ना करते हुए हम इस पाठ का आरंभ करते हैं और साथ ही आप सभी सज्जनों से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट व शेयर भी करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक, कमेंट व शेयर हमें प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर हम आपके लिए उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। महर्षि मनु द्वारा रचित मनुस्मृति भूमिका, प्रथम अध्याय, भाग 4। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि विदेशी लेखकों के मतानुसार मनु आदि विधि प्रणेता कौन थे। आइए देखते हैं कि क्या आगे विशेष इसमें प्रकरण आता है। महर्षि मनु की ख्याति प्राचीन काल में तत्कालीन विश्व भर में थी। सोचिए, उनकी ख्याति, महर्षि मनु की जो ख्याति थी, संपूर्ण विश्व में था और आज भी है, आज भी वर्तमान में भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको जो महत्व प्राप्त है वह भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। कुछ प्रमाण द्रष्टव्य हैं, आइए देखते हैं। अमेरिका से प्रकाशित इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस में मनु की आदि संविधान दाता और मनुस्मृति को सबसे प्रसिद्ध विधि शास्त्र बताया है। उन्होंने कहा है कि पूर्वी देशों में सुदूर तक मनु का नाम विधि प्रतिष्ठाता के रूप में जाना जाता है। मनु का संविधान मनुस्मृति भी प्रसिद्ध है। परवर्ती समय में मनु का नाम इतना महत्वपूर्ण बन गया कि उन देशों में संविधान निर्माताओं को मनु नाम की उपाधि प्राप्त होने लगी, अर्थात लोगों को योग्यता ग्रहण करने पे, योग्यता हासिल करने पे मनु के नाम से उपाधि दी जाती थी। उनको मनु कहकर पुकारा जाता था। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध समीक्षक और विद्वान ए मैकडॉनल्ड अपने ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में मनुस्मृति को सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण संविधान मानते हैं। अर्थात स्मृतियों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मानव धर्म शास्त्र है, जिसको मनु का संविधान कहा जाता है। यूरोपियन लेखक पी थॉमस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में मनु को भारतीयों का प्रथम संविधान दाता और मनुस्मृति को सबसे प्राचीन तथा सबसे महत्वपूर्ण संविधान माना है। अर्थात मनु भारतीयों और यूरोपियों आर्यों के प्रथम विधिदाता हैं। सभी परवर्ती विधिदाता उनके संविधान मनुस्मृति को संदेह रहित मानते हैं। जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रीडरिच नीत्शे ने मनुस्मृति को एक उत्तम पठनीय संविधान की संज्ञा देते हैं। मनु उस संविधान के दाता है। बाइबिल को पढ़ना बंद करो और मनु के संविधान मनुस्मृति को पढ़ो। यूरोपियन लेखक लुइस रेनो अपनी पुस्तक में मनुस्मृति को एक कानून का शिक्षाप्रद शास्त्र मानते हैं। अर्थात मनु के कानूनी विधान बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाले हैं। ये शिक्षाएं भारतीय साहित्य से जुड़ी हुई है। मनु की पुस्तक एक संवैधानिक पुस्तक है जो हमें कानूनी विधि विधानों की जानकारी देती है। न्यू जर्सी अमेरिका से प्रकाशित दी मैकमिलन फैमिली इंसाइक्लोपीडिया में हिंदू कानून में मनुस्मृति को महत्वपूर्ण संविधान माना गया है। अर्थात मानव धर्म शास्त्र अर्थात मनु का संविधान हिंदू विधि विधानों की एक बहुत महत्वपूर्ण संहिता है। उसके रचयिता मनु हैं। संस्कृत साहित्य के समीक्षक एवं साहित्यकार ए.वी. कीथ अपने द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में मनु को विधिदाता और न्यायमूर्ति स्वीकारा है। मनु धार्मिक विधियों तथा न्याय की विधियों का सर्वप्रथम प्रदाता रहे। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में R.N. गिलब्रिट्स मनुस्मृति को सबसे प्रभावी हिंदू कानून मानते हैं। अर्थात मनु का संविधान मनुस्मृति हिंदू कानून के रूप में सबसे प्रभावशाली संविधान है।
विदेशी साहित्य में मनु का आदि विधिदाता के रूप में मूल्यांकन पूर्णतः सही है। मनु इस गौरवपूर्ण पद के वस्तुतः अधिकारी हैं। आज कुछ भारतीय अपने पूर्वज मनु की निंदा करके जहां अपनी अज्ञानता का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वहीं अपने इतिहास, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और पूर्वजों का अपने हाथों अपमान कर रहे हैं, जबकि अधिकांश विदेशी लेखक मनु को सम्मान दे रहे हैं। मनु स्मृति पर विदेशी विद्वानों का शोध कार्य और भाष्य, आइए देखते हैं। विश्व भर में मनु स्मृति के प्रभाव और भारत एवं आसपास के देशों में उसकी महत्ता को देखकर अनेक विदेशी विद्वान मनु स्मृति की ओर आकृष्ट हुए। उनके द्वारा मनु स्मृति विषयक अनेक ग्रंथ रचे गए। उनमें से प्रमुख का विवरण इस प्रकार है, जिसमें मनु स्मृति की प्रतिष्ठा को स्वीकार किया गया है। सन 1786 में मनु आधारित हिंदू कानूनों के फारसी अनुवाद का अंग्रेजी रूपांतरण प्रकाशित हुआ। 1794 में मनु स्मृति का सर विलियम जोन्स कृत अंग्रेजी अनुवाद छपा। विलियम्स जोन्स न्यायाधीश के रूप में भारत आए थे। यहाँ के समाज में मनु स्मृति के महत्व को देखकर उन्होंने उसको एक विद्यार्थी की तरह बनकर पढ़ा। 1825 में जी.सी. हांगटन रचित अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ फ्रेंच भाषा में। 1833 में पार ए ला सल्यूर डैसलांग चैंपस का ग्रंथ छपा, जो मनु स्मृति का भाष्य तथा विवेचन था। 1884 में हाफकिंग का द ओरिजिन ऑफ मनु छपा। 1886 में ऑक्सफोर्ड के अंतर्गत 24वें खंड में मैक्स मुलर और ब्यूहलर के भाष्य एवं समीक्षा युक्त मनु स्मृति का अनुवाद प्रकाशित हुआ। 1887 में जे जौली द्वारा कृत जर्मन भाषा का अनुवाद छपा। इस प्रकाशनों से विदेशों में मनु और मनु स्मृति का खूब प्रचार प्रसार हुआ। उपर्युक्त विवरण से हमें जानकारी मिलती है कि मनु स्मृति का तत्कालीन विश्व के पर्याप्त भाग में प्रसार था। उस पर विदेशी विद्वानों को भी गर्व है। भारत के लिए तो यह प्रथम संविधान महान गौरव का विषय है ही। स्पष्ट है कि मनु स्मृति आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन का विषय बन चुकी है। भारत की धरोहर विश्व की धरोहर बन चुकी है। मनु और मनु स्मृति पर कोई भी पूर्वाग्रह युक्त विपरीत टिप्पणी करने से पूर्व हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि उसका विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कहीं हम अपने गौरव को स्वयं ही तो नष्ट नहीं कर रहे। मनु स्मृति का मूल प्रवक्ता कौन, आइए जानते हैं। अति प्राचीन काल से अद्यावधि पर्यंत भारतीय वांग्मय, संस्कृत, सभ्यता, धर्म, आचार, व्यवहार, कानून, पठन पाठन आदि प्रत्येक क्षेत्र पर अपना न्यूनाधिक प्रभाव बनाए रखने वाले मनु स्मृति या मानव धर्म शास्त्र जैसे विशिष्ट ग्रंथ का मूल प्रवक्ता या रचयिता संबंधी प्रश्न आज विवादों, शंका, संदेहों के भंवर में फंसा हुआ है। यह आश्चर्य की बात है। यद्यपि इस विवाद के बीज पूर्वकालीन साहित्य में भी पाए जाते हैं, किंतु आधुनिक अनुसंधान ने इसे वृक्ष का रूप दे दिया तथा लेखकों ने अपनी अपनी उहाहों के कल्पनाओं, अटकलों से इसे विवादास्पद बना दिया। मनु स्मृति में हुए प्रक्षेप भी हमें प्रमुख कारण है। आज इस बात की अति आवश्यकता है कि प्रक्षेपों का अनुसंधान करके उसके पश्चात मनु स्मृति संबंधी प्रश्नों पर विचार किया जाए, तभी निर्भ्रांत निष्कर्ष निकल सकते हैं। मनु स्मृति के मूल रचयिता या प्रवक्ता के संबंध में इस समय 4 मत प्रचलित है। पहला, मनु स्मृति के मूल रचयिता या प्रवक्ता स्वयंभू मनु है। दूसरा, मनु स्मृति वैवस्त मनु द्वारा प्रोक्त या रचित है। तीसरा, मनु स्मृति भृगु प्रोक्त है और चौथा, मनु स्मृति ब्रह्म प्रोक्त है। आगे इन सभी मतों के पक्ष विपक्ष पर सप्रमाण और प्रक्षिप्त श्लोकों की विवेचना पूर्वक विचार किया जाता है। मनु स्मृति के प्रवक्ता स्वयंभू मनु। अधिकांश विचारक इस मत से सहमत हैं कि मनु स्मृति की मूल प्रवक्ता मनु है और वह भी स्वयंभू मनु ही है। मैं भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। इस संबंध में प्राप्त सामग्री के आधार पर 2 प्रकार से विचार किया जा सकता है, अंतः साक्ष्य के आधार पर और बाह्य साक्ष्य के आधार पर। प्रथम अंतः साक्ष्य के आधार पर विचार किया जाता है। इसके लिए पहले मनु स्मृति की रचना शैली को समझना आवश्यक है। मनु स्मृति की रचना शैली। मनु स्मृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मनु स्मृति की रचना शैली प्रवचन शैली है, अर्थात मनु स्मृति मूलतः प्रवचन है। बाद में मनु के शिष्यों ने उसका संकलन करके उसे एक शास्त्र या ग्रंथ का रूप दिया है। मनु स्मृति के भूमिका रूप प्रथम अध्याय के पहले 4 श्लोकों के मनुन अभिगम्य मर्षय वचनमब्रीत भवनम सर्ववर्णानां धर्मान्नो वक्तृतु महसि त्वमेको हास्य सर्वस्य
कार्तय तत्त्वार्थवीत प्रभो प्रत्ययुवाच महर्षीन् श्रुतयाम इति आदि वचनों से ज्ञात होता है कि अपने मूल स्वरूप में मनुस्मृति महर्षियों की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जो प्रवचन रूप में है। ये सभी श्लोक और विशेष रूप से सतह पृष्ठ 1 से 4 पद प्रयोग यह सिद्ध करता है कि इसे बाद में अन्य व्यक्ति ने संकलित किया है। यह प्रवचनों के रूप में सुनाया गया है। इसी कारण इसके प्रत्येक प्रसंग, आरंभ या अंत अथवा दोनों स्थानों पर सुनाने वाली क्रियाओं का प्रयोग है। आदि यहाँ भी स्मरणीय है कि मौलिक संकलन वही कहता है जो मूल प्रवक्ता की बातों का यथावत रूप में संकलन किया गया हो। यह भी ध्यान देने की बात है कि संपूर्ण मनुस्मृति में प्रारंभ से अंत तक कहने सुनने की क्रियाओं में उत्तम पुरुष का प्रयोग है। जैसे अभिधास्यामि प्रवक्षयामि राजधर्मान प्रवक्षयामि अहम प्रवक्षयामि परम प्रवक्षयामि वक्षयामि समासेना वक्षयामि। इस तरह की इस शैली की पुष्टि निरुक्त में वर्णित इस तथ्य से भी होती है कि अत्यंत प्राचीन काल में साक्षात्कृत धर्म ऋषियों द्वारा प्रवचनों प्रवचनों के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी और वह प्रमुखतः शिष्य परंपरा के रूप में सुरक्षित रहती थी। लिपिबद्ध ग्रंथों को पढ़कर नहीं, लिपिबद्ध ग्रंथों के माध्यम से विद्याओं की शिक्षा की परंपरा पर्याप्त समय पश्चात आई, जब लोग उपदेश ग्रहण करने में आलस्य, उदासीनता और उत्साहहीनता प्रदर्शित करने लगे। महर्षि दयानंद की मान्यता के अनुसार सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के समय उपदेशों को लिपिबद्ध करने की परंपरा प्रचलित होने लगी थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति की प्रवचन शैली श्लोकों में वर्णित घटना, जिसमें कि महर्षि लोग व्यक्तिक दृष्टि से मनु के पास धर्म जिज्ञासा लेकर आते हैं और फिर मनु ही उनका उत्तर देते हैं, तथा संपूर्ण मनुस्मृति में प्रारंभ से अंत तक मनु द्वारा 1 से 4 से प्रारंभ की गई कहने सुनाने की क्रियाओं का उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयोग है। यह बातें यह सिद्ध करती है कि मनुस्मृति का प्रवक्ता मनु ही है। यहाँ प्रसंगवश 1-1-4 श्लोकों में संबंधित शंका का समाधान करना भी आवश्यक है। कुछ लोगों का कथन है कि मनुस्मृति की भूमिका रूप ये श्लोक मौलिक श्लोकों के रूप में परिगणित नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ये मनुप्रोक्त नहीं है और न ही इन्हें प्रमाणिक मानना चाहिए। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यद्यपि 1 से 4 श्लोक मनुप्रोक्त श्लोकों की भांति मौलिक नहीं है, तथापि ये शैली घटना और प्रश्न के आधार पर मौलिक ही स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि भूमिका के रूप में इसका उल्लेख है। मनुस्मृति की शैली से यह विदित होता है कि मनु के भावों जो प्रवचन के रूप में थे का संकलन भृगु या किसी अन्य शिष्य ने किया है, अर्थात जो महर्षि मनु के प्रवचन थे उनका संकलन उनके बाद उनके शिष्यों के द्वारा किया गया है। इस तरह की बात इसमें भूमिका में लिखी हुई है। कारण कि उस समय में लिपिबद्ध करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए उस समय मौखिक रूप से ही प्रवचन के तौर पे गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे लोग ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। संकलिता ने इन श्लोकों के द्वारा मनु के पास महर्षियों के आने की घटना और उनके प्रश्न का भूमिका के रूप में उल्लेख किया है। घटना मौलिक है, प्रश्न भी मौलिक है, अतः संकलन शैली के अनुसार ये श्लोक मौलिक ही माने जाएंगे। जैसा कि कुछ टीकाकारों ने 5वें श्लोक में मौलिक मनुस्मृति का आरंभ माना है, उनका यह विचार भ्रांतिपूर्ण है। मनुस्मृति संकलित शैली का ग्रंथ है, इस दृष्टि से ये चारों श्लोक मौलिक संकलित रूप में ही है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि इस शैली के आधार पर टीकाकारों ने उन सभी श्लोकों को मौलिक मान लिया है जिनमें मनु के नाम पूर्वक वर्णन है। जैसे महर्षि मनुना भृगुः उक्तवाना मनुः मनुनाम परिकीर्तिता मनुरब्रवीत आदि। उनका कहना है कि मनु के भावों के आधार पर मनुस्मृति को भृगु ने रचा है, अतः इस प्रकार के श्लोक असंगत नहीं लगते। यह विचार भी भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि मनुस्मृति मनु के भावों को लेकर रचा ग्रंथ नहीं है, अपितु मनु के भावों का यथावत उसी शैली में संकलन है। संकलन में मौलिक अंशों के बीच में संकलिता की ओर से कोई बात नहीं कही जाती है, अतः मुक्तवान आदि पद वाले श्लोक संकलिता की ओर से कहे होने के कारण प्रक्षिप्त है, मौलिक नहीं है।
श्रुतयाम कहकर मनु उत्तर देना आरंभ करते हैं। इस शैली से सिद्ध है कि इस श्लोक के बाद मनु के द्वारा कहे विचारों का उत्तम पुरुष की शैली के माध्यम से जो कथन है वही मौलिक संकलन है। अन्य द्वारा नामोल्लेख पूर्वक प्रदर्शित वर्णन संक्षिप्त है, अतः उन सभी श्लोकों को मूल संकलन से प्रवर्ती माना जाना चाहिए जो उत्तम पुरुष की शैली में नहीं है। प्राचीन काल से आद्यावधि पर्यंत इस ग्रंथ का मनुस्मृति या मानव धर्म शास्त्र नाम प्रचलित होना भी इसे मनुप्रोक्त सिद्ध करता है। यह मनु स्वयंभू मनु ही है जो 14 मनुओं के प्रथम है। इस बात को मनुस्मृति में स्पष्ट भी किया है और विभिन्न स्थलों पर मनु के साथ स्वयंभू विशेषण का प्रयोग भी किया गया है। प्रचलित मनुस्मृति में बीच बीच में लगभग 30 स्थलों पर मनु का नामोल्लेख पूर्वक वर्णन है। उसमें 6 स्थानों पर स्पष्टतः स्वयंभू विशेषण का प्रयोग किया है। ये परंपरागत प्रक्षिप्त उल्लेख भी इसका प्रवक्ता स्वयंभू मनु को ही सिद्ध करते हैं। तो यह मनुस्मृति का चौथा भाग अर्थात भूमिका का चौथा भाग आज यहीं तक। इससे आगे का भाग 5 में हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम पाठ से अनुमति चाहते हैं और आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन करते हैं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट व शेयर भी करें। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले 5वें भाग में और तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ। ओम